हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी आशीष भाटिया क्लासेज। कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद करता हूँ तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। सीईटी का एग्ज़ाम है वो नज़दीक आ चुका है। तो इंडिया जीके की हमारी आज क्लास है, डे 12 है और स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कर्क रेखा के बारे में पूछा है, किस राज्य से कर्क रेखा है वो नहीं गुजरती है, ये हमारा सवाल है। यदि मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊं जिससे आपको पता चले कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है और वो याद भी हो जाए, तो आपके लिए कैसा रहेगा? तो हम ट्रिक की बात करते हैं। देखिए, दो दोस्त है, उनके सामने है झाड़ियां। वो लगा रहे हैं तीर से झाड़ियों पे निशाने। खूब सारी झाड़ियां हैं, राजस्थान में होती है, खूब सारी झाड़ियां हैं। तो एक दोस्त पूछता है दूसरे दोस्त से, कितने झाड़ियों पे तूने निशाने लगाए? तो पहला दोस्त उसको बोलता है, गजराज मैंने 36 झाड़ियों पर निशाने लगाए। ये हमारी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? गजराज मैंने 36 झाड़ी पर तीर मारे। ये है हमारी ट्रिक। ठीक है, तो पहले है गज। गज से हो गया गुजरात, राज से राजस्थान, के बाद है मैंने से हो गया एमपी यानी मध्य प्रदेश, फिर है 36 यानी छत्तीसगढ़, उसके बाद है झाड़ी। झाड़ी से हो गया झारखंड, उसके बाद है पर से हो गया पश्चिम बंगाल, फिर है तीर। तीर से हो गया त्रिपुरा, उसके बाद है मारे से हो गया आपके मिजोरम। ये हो गए हमारे 8 राज्य। तो कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। सवाल ये भी पूछा जा सकता है कितने राज्यों से गुजरती है, तो वो है 8 राज्य। अब हम इस लोकेशन देखते हैं इनकी। पहला हो गया गुजरात, उसके बाद राजस्थान में भी गुजरती है हमारे बांसवाड़ा से। ठीक है, ये हो गया हमारा राजस्थान। उसके बाद आया एमपी, फिर आया आपके ये छत्तीसगढ़, उसके बाद है झारखंड, उसके बाद ये आ गया वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल, उसके बाद ये है राज्य त्रिपुरा और ये है आपके मिजोरम। ये हो गया मिजोरम। तो ये हो गए 8 राज्य। कर्क रेखा है उसकी बात करें यदि हम, तो कर्क रेखा होती है, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये 23.5 डिग्री क्या है? उत्तरी अक्षांश। ठीक है, भारत के टोटल कितने राज्यों से गुजरी? 8 राज्यों से। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और एक बार याद करो, मैंने आपको बताया था पहले की क्लास में कि भारत का मानक समय है वो लिया जाता है 82.5 डिग्री। जो पूर्वी देशांतर है उस रेखा को बोलते हैं 82.5 डिग्री मानक समय वाली, और वो गुजरती है इलाहाबाद या अब प्रयागराज हो गया। प्रयागराज के पास एक जगह है नैनी। तो नैनी में जो टाइम होता है वो भारत का मानक समय माना जाता है। अब उस मानक समय की जो रेखा है 82.5 डिग्री और कर्क रेखा है 23.5 डिग्री, ये एक दूसरे को किस राज्य में काटते हैं? ऐसा सवाल यदि आपसे एग्जाम में आ जाए वो और देख लेते हैं। तो देखिए, ये है 23.5 डिग्री कौन सी? कर्क रेखा। और ये ऊपर वाली है, ये है आपके 82.5 डिग्री, जिसको हम पूर्वी देशांतर बोलते हैं, इसको मानक रेखा भी बोलते हैं। और मैंने आपको बताया यूपी में प्रयागराज के पास जगह है आपके कौन सी? नैनी। नैनी से ये रेखा, जो नैनी में टाइम होता है वहां से लिया जाता है भारत का मानक समय, और ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं। ये राज्य है छत्तीसगढ़। तो एग्जाम में सवाल आ जाए कि कर्क रेखा और मानक रेखा भारत के किस राज्य पे एक दूसरे को काटते हैं, वो है छत्तीसगढ़। और ये जो रेखा है 82.5 डिग्री वाली, ये भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है? ये सबसे पहले आपके यूपी, यूपी के बाद आता है छत्तीसगढ़, उसके बाद छत्तीसगढ़ के बाद, सॉरी एमपी भी है यूपी के बाद,
एमपी में भी कटती है, छत्तीसगढ़ है, फिर है आपके ये वाला राज्य हो गया उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद ये आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये हो गए हमारे राज्य। अगला सवाल देखते हैं हम। निम्नलिखित में से असंगत है, असंगत पूछा है हमसे, सवाल को ध्यान से पढ़ना चाहिए, फिर उत्तर देना चाहिए, जल्दबाजी किसी बात की नहीं करनी चाहिए। तो जलप्रपात दे रखे हैं, ठीक है, 4 जलप्रपात दे रखे हैं और उनसे संबंधित नदी और राज्य पूछा है। सबसे पहले है चूलिया। चूलिया जलप्रपात के बारे में यदि आपको नहीं पता तो आप एक काम करो, टुल्लू भर पानी लो और उसमें डूब मरो, क्योंकि चूलिया जलप्रपात राजस्थान में है, चंबल नदी पे, ये सबको पता होना चाहिए, ये सही है। उसके बाद है शिव समुद्रम। शिव समुद्रम का लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया है सीईटी में। इसका राइट आंसर कावेरी, कर्नाटक, बिल्कुल सही है, और इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया भी था, कावेरी नदी के बारे में, ठीक है। उसके बाद है दूध सागर। दूध सागर इसमें बता रखा है नर्मदा, ये गलत है, यही क्या होगा, असंगत। चित्रकूट है, इंद्रावती नदी है, छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही है ये भी। देखिए दूध सागर जो जलप्रपात है, बहुत सुंदर जगह है दूध सागर, और वो यदि आपको कभी मुंबई से आप जाओ गोवा के बीच में ट्रेन से, तो आपको दूध सागर वाटरफॉल भी दिखता है। दूध सागर कहाँ पे है, ये है मांडवी नदी है, और वो है गोवा में, यहाँ पे आपको दूध सागर दिखेगा। सामने लिखा हुआ है इसमें नर्मदा मध्य प्रदेश। इस जगह पे भी एक जलप्रपात है फेमस, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम दुग्ध धारा। इसको क्या बोलते हैं, दुग्ध धारा। इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं धुआंधार, ये भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं। और इसका एक नाम और है कपिल धारा। ये कहाँ पे है, नर्मदा नदी एमपी में, ठीक है। अगला सवाल, बेल्लारी, चित्रदुर्ग और बीजापुर प्रमुख मैग्नीज खनन क्षेत्र भारत के किस राज्य में स्थित है। बेल्लारी, चित्रदुर्ग, बीजापुर और एक और है शिमोगा। ये 4 जो मैग्नीज के प्रमुख खनन क्षेत्र है, ये कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक में। इसमें आप एक ऐड और कर लीजिए, कौन सा, शिमोगा। यदि हम बात करें भारत के जो प्रमुख मैग्नीज खनन क्षेत्र है, जैसे हम बात करते हैं उड़ीसा में एक आपके कटक, कालाहांडी, गंजम, ये कुछ जगह है, ठीक है। महाराष्ट्र में जैसे आप रत्नागिरी है, भंडारा है, ठीक है। और झारखंड में आप देखते हो जैसे एक है पश्चिमी सिंह भूमि, हजारीबाग, ये क्या है, प्रमुख खनन क्षेत्र है मैग्नीज के। और इसमें आंसर हो जाएगा बेल्लारी, चित्रदुर्ग, बीजापुर और शिमोगा, ये कहाँ पे है, ये है कर्नाटक में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं हम। निम्नलिखित में से असंगत है, इसमें भी असंगत पूछा है। प्रमुख एल्यूमिनियम उद्योग दे रखे हैं और सामने है अवस्थिति। हमने पढ़े थे एक इस्पात उद्योग, ठीक है, ये है एल्यूमिनियम उद्योग। इस्पात उद्योग में हमने देखा था लोहा इस्पात वाले में, जो आपके वो दुर्गापुर, भिलाई, ये राउरकेला, ये सारे हमने देखे थे। ये है एल्यूमिनियम उद्योग। देखिए सबसे पहले है हिंडाल्को, हमसे असंगत पूछा है इसमें, ठीक है। हिंडाल्को स्थापना कब होती है, 1958 में, याद रख, साथ में याद भी करते रहिए। ये रेणुकट उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद है बाल्को, ये जो बाल्को है ये है कोरबा, छत्तीसगढ़, ये भी बिल्कुल सही है, 1965 में स्थापना होती है। फिर है मालको, ठीक है, मालको की स्थापना होती है मैटूर, तमिलनाडु, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब इसका नाम है आपके मद्रास, ठीक है। उसके बाद है नालको। नालको इसमें दे रखा है कहाँ पे, जेके नगर, पश्चिम बंगाल, ये गलत है। जो नालको है ये कहाँ पे है, ये है आपके उड़ीसा में। दामन जोड़ी एक जगह है, दामन जोड़ी, और वो है उड़ीसा में। कौन सा, नालको, ठीक है। नालको कहाँ है, दामन जोड़ी, उड़ीसा में। अब
हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक चीज और इसमें पूछ सकते हैं आपसे, एक है इंडाल्को। ये एसआई में भी पूछे गए हैं, आरएस में भी कई बार पूछे गए हैं। इंडाल्को जो है वो 1938 में बना था। आजादी से पहले एल्यूमिनियम उद्योग बना कहाँ पे? 1938 में। और इसका आंसर है ये जेके नगर। जेके नगर पश्चिम बंगाल में आजादी से पहले वेस्ट बंगाल में इंडाल्को बना एल्यूमिनियम का कारखाना पहला। बर्नपुर बताया मैंने आपको, वेस्ट बंगाल। ये किसका था? ये था लोह इस्पात का, आजादी से पहले। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो इसमें असंगत ये हो जाएगा आपके नालको। नालको कहाँ पे है? दामनजोड़ी उड़ीसा में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है भारत के पूर्वी तट का नहीं है? ठीक है, थोड़ा सा इसमें यदि एक सवाल मैं इसमें बताना भूल गया, ये इंडाल्को बना था कनाडा के सहयोग से। तो इनका यदि आपसे पूछ ले, इंडाल्को बना है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से। माल्को आपके बना है, माल्को है इटली के सहयोग से। ठीक है, और ये बना है नाल्को फ्रांस के सहयोग से। और बाल्को बना है आपके सोवियत संघ के सहयोग से, सोवियत संघ। ठीक है, हिंडाल्को बना है यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से। बाल्को बना है सोवियत संघ के सहयोग से। और माल्को जो है वो बना है इटली के सहयोग से। और नाल्को बना है फ्रांस के सहयोग से। इंडाल्को का मैंने आपको बताया ये बना है कनाडा के सहयोग से। ठीक है, तो ये हमारे हो गए आपके 4-5 क्वेश्चन है वो। सीटी में तो आपसे सिंगल लाइनर पूछे जाएंगे कि इंडाल्को किसकी सहायता से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद है 5वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है भारत के पूर्वी तट का नहीं है? कौन सा बंदरगाह है भारत के पूर्वी तट का नहीं है? तो आपको मैंने अच्छे से वेस्टर्न घाट भी बताए हैं, पश्चिमी घाट भी बताए हैं, पूर्वी घाट भी बताए हैं। बंदरगाह का पहले सवाल आ भी चुका है, फिर भी हम एक बार और देखते हैं। पूर्वी घाट का जो पूर्वी तट है उसका बंदरगाह कौन सा नहीं है? थोड़ा सा हम देखते हैं नक्शे से, ज्यादा अच्छे से याद होगा आपको। देखिए, ये है भारत के प्रमुख बंदरगाह है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मैं टेलीग्राम चैनल पे भी इसको अपलोड कर दूंगा। कांडला कहाँ पे है? कांडला है गुजरात में। और ये कौन सी साइड है? ये है आपके पश्चिमी तट। और ये कौन सा है? ये है पूर्वी तट। ये पूरा कौन सा है? ये है पूर्वी तट। तो देखिए ऑप्शन में देखो, चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन, कांडला। कांडला किस साइड में है? कांडला है पश्चिमी साइड में। पूछा कौन सा है? पूर्वी तट का बंदरगाह नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा आपके। इसमें हो जाएगा आपके निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का नहीं है? तो कांडला। और कहाँ पे है? ये है गुजरात में। ये पश्चिमी तट का बंदरगाह है, बाकी के तीनों कहाँ है? ये है पूर्वी तट पे। लोकेशन देख लेते हैं इनकी हम। ये रहा आपके पारादीप। पारादीप कहाँ पे है? ये है उड़ीसा में। उसके बाद चेन्नई, देखिए चेन्नई है मद्रास, जो चेन्नई को पहले मद्रास बोलते थे, ये तमिलनाडु में है। और तूतीकोरिन है, ये मन्नार की खाड़ी में है, यहाँ मन्नार की खाड़ी है। ये भी कहाँ है? ये है तमिलनाडु में। पारादीप कहाँ पे है? ये है उड़ीसा में। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बंदरगाह है, उनकी लिस्ट है। उसके बाद अगला सवाल, वर्ष 1872 में भारत की प्रथम जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? भारत की फर्स्ट जनगणना, फर्स्ट जो पॉपुलेशन है वो कब गिनी गई थी? वो किसके, वो 1872 में। और किसके कार्यकाल में? ये है मेयो। मेयो आप जानते ही हो, मेयो जो था भारत का वायसराय। अजमेर में कॉलेज भी है, मेयो कॉलेज। ठीक है, तो मेयो इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? सवाल पूछ सकते हैं आपसे, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो कंफ्यूज मत होना, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी को क्या बोलते हैं? भारत सेवक समाज। इसकी स्थापना की थी आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने।
दादा भाई नारोजी के बारे में मैंने आपको बताया था, इनकी संस्था थी रहनुमाई मजायस दान। ये थी दादा भाई नारोजी की संस्था बनाई हुई, पारसी जो समुदाय है उनके लिए बनाई थी। ईश्वरचंद विद्यासागर है, ये भी एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, क्योंकि इन्होंने जो आपके विधवा विवाह है, विधवा पुनर्विवाह है अधिनियम 1856 में ये पारित हुआ था, जब डलहौजी था भारत में, डलहौजी के टाइम पे, ठीक है। तो इस जो पुनर्विवाह है, इसमें इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। भारत के एक महान ये समाज सुधारक रहे हैं ईश्वरचंद विद्यासागर। आत्मारंग पांडुरंग है, इन्होंने एक सभा बनाई जिसका नाम है प्रार्थना सभा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल पूछे गए हैं। प्रार्थना सभा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? ये की आपके आत्मारंग पांडुरंग जी ने, ठीक है, मुंबई में। अगला सवाल आगे पूछा है, निम्नलिखित में से असंगत है। कुछ इंपॉर्टेंट समाचार पत्र पत्रिकाएं दी हुई है सामने, संस्थापक। सबसे पहले है संवाद कौमुदी, सबसे फेमस है ये सवाल, बहुत बार एग्जाम में पूछा है, और मैंने चीख चीख के आपको राजा राम मोहन राय जी के बारे में बताया है पूरी डिटेल से, विवेकानंद जी के बारे में डिटेल से बताया है, क्योंकि समाज सुधारकों में सबसे पहला इनका नाम लिया जाता है बड़े आदर के साथ भारत में। तो संवाद कौमुदी किसकी पत्रिका है? ये है राजा राम मोहन राय जी की। एक अखबार था, मिरात उल उजुल नाम से इनका एक अखबार भी था। उसके बाद है केसरी। केसरी किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की। ये भी बिल्कुल सही है, केसरी। और एक था इनका मराठा। पीछे हमने एक सवाल किया था जिसमें हमने देखा था गंगाधर तिलक जी ने 1893 में तिलक उत्सव, वो आपके गणेश पर्व और शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। केसरी और मराठा इनका प्रमुख समाचार पत्र है, ठीक है। और एक इन्होंने किताब भी लिखी फेमस, मैंने आपको नाम बताया जिसका, क्या नाम था? गीता रहस्य। ये भी आप याद रख लेना, पहले भी बताया था। उसके बाद है रस्त गोपतार। रस्त गोपतार दादा भाई नारोजी की वो है समाचार पत्र, ये भी बिल्कुल सही है, पारसी में था। उसके बाद है युगांतर। देखिए युगांतर है वो किसका समाचार पत्र है? ये है बारिंदर चंद्र घोष, ठीक है। युगांतर किसका है? बारिंदर चंद्र घोष। गणेश शंकर विद्यार्थी है, इनका एक फेमस अखबार है जिसका नाम है प्रताप, ठीक है। तो इसमें पूछा है असंगत है, ये युगांतर ही हो जाएगा। युगांतर गणेश शंकर विद्यार्थी का नहीं है, गणेश शंकर विद्यार्थी का अखबार पत्र था प्रमुख प्रताप। बारिंदर चंद्र घोष इसका आपके राइट आंसर हो जाएगा। और दो संस्थापक थे, एक बारिंदर चंद्र घोष और एक है भूपेंद्र दत्त। भूपेंद्र दत्त, ठीक है। युगांतर किसका समाचार पत्र है? बारिंदर चंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त का। अगला सवाल, 1929 के सेंट्रल असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन थे? बहुत अच्छा सवाल है। और आपको भगत सिंह को आप जितना पढ़ोगे तो आप इंप्रेस होते जाओगे। आपको लगेगा कि एक युवा क्या कर सकता है। जो युवा है, जो जवान आदमी है, उसको भगत सिंह को जरूर पढ़ना चाहिए। और भगत सिंह को तो भारत के प्रत्येक नागरिक को पढ़ना चाहिए, चाहे किसी भी उम्र का हो। बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है हमें, बहुत ज्यादा सीख मिलती है। उनके हम कृतज्ञ हैं जिन्होंने हमें आज़ादी में इतनी इंपॉर्टेंट इन्होंने रोल निभाया। भगत सिंह को हम श्रद्धांजलि देते हैं। देखिए भगत सिंह के बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं, क्योंकि एग्जाम में सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। 1929 के असेंबली के बारे में पूछा है इन्होंने, ठीक है। तो देखिए 1929 सेंट्रल असेंबली कांड क्या था, पहले तो वो देखते हैं। देखिए 8 अप्रैल 1929, और ये है आपके भगत सिंह जी है, वो बम फेंकते हैं कहां पे? सेंट्रल असेंबली हॉल में। केंद्रीय विधान परिषद है, उसमें 2 बिल है, उनको लेके चल रही है बहस। और 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त, जो हमारे ऑप्शन में है 3rd नंबर पे, ये हो जाएगा राइट आंसर। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह जी
ये दोनों जाते हैं सेंट्रल बम में, बम फेंकते हैं। बम फेंकने का इनका उद्देश्य किसी को जान से मारना नहीं था। इनका उद्देश्य ये था कि जो बहरे हैं उनके कानों तक बम की आवाज सुनाई देनी चाहिए। हमारा उद्देश्य किसी को जान से मारने का नहीं है। हमारा उद्देश्य है ये जो ब्रिटिशर्स है, ये प्रशासन है इनका, ये सत्ता है, ये बहरी है, ये हमारी आवाज नहीं सुन पा रही, तो हमारा उद्देश्य बम फेंकने का है कि इनके कानों तक आवाज पहुंचे। ठीक है, तो ये 8 अप्रैल 1929 की तिथि है, जिसमें इनके साथ कौन है? बटुकेश्वर दत्त। तो इन्होंने बम फेंके 2 और साथ में कुछ पर्चियां फेंकी जिन पे लिखा हुआ था कि बहरों को आवाज सुनाई नहीं देती, इसलिए हम बम फेंक रहे हैं, बहरों को सुनाने के लिए बम की जरूरत है। ये इन्होंने उस पर्चियों पे लिखा था। उसके बाद क्या होता है? भगत सिंह जी है, इन पे जब इनको फांसी दी गई थी, 3 व्यक्ति थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। इन 3 क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी 31 मार्च 1931 को। अब ये जो सेंट्रल बम असेंबली वाला केस है, ये तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा रफा दफा हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि एक केस है जिसका फेमस है, जिस केस में इनको फांसी दी गई थी, वो है आपके लाहौर षड्यंत्र केस। इसको बोला जाता है लाहौर षड्यंत्र केस। 1930 का है ये केस। ये केस क्या था कि लाला लाजपत राय जी है उनकी, वो शहीद होते हैं 1929 में, जब आपके लाहौर में लाठीचार्ज होता है। लाहौर में लाठीचार्ज हो रहा है और लाला लाजपत राय जी की हो जाती है मृत्यु। अब देखिए भगत सिंह जी है, इनका लाला लाजपत राय जी के साथ एक घनिष्ठ संबंध था, क्योंकि लाहौर में इन्होंने कॉलेज की स्थापना करी और उसी कॉलेज में भगत सिंह जी भी अध्ययन करते थे। तो लाला लाजपत राय जी की 1929 में लाहौर में लाठीचार्ज में शहीद हो जाते हैं। तो भगत सिंह और क्रांतिकारी सारे वो इनकी मृत्यु का बदला लेना चाहते हैं। वो पुलिस अधीक्षक था जिसका नाम था, मतलब जिसकी लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी मारे गए थे, उसका नाम था अस्काट। पूरा नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। तो मारना तो चाहते थे इसको, और गलती से क्या होता है, भाई गोरे लोग हैं, एक जैसे दिखते हैं, और गलती से क्या है, जेपी सैंडर्स है, उसकी हत्या कर दी जाती है। जेपी सैंडर्स, इसकी हत्या क्रांतिकारियों द्वारा कर दी जाती है अस्काट के भरोसे। अब इस बदले को पूरा लेने के लिए ये सारी साजिश रची जा रही थी। तो इस जेपी सैंडर्स की जो हत्या होती है उसको बोला जाता है लाहौर षड्यंत्र केस। और मैंने आपको पहले बताया था कि हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA, एक संस्था हमने देखी थी HSRA, जो पहले थी हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, चंद्रशेखर आजाद जी और वो सचिंद्र नाथ सान्याल प्रमुख संस्थापक थे। उसके बाद चंद्रशेखर आजाद जी की मृत्यु हो जाती है इलाहाबाद में। ठीक है, अल्फ्रेड पार्क है वहां पे, खुद गोली से वो आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि अंग्रेज उनको घेर लेते हैं। वो बोलते हैं मैं अंग्रेजों की गोली से नहीं मरूंगा, खुद ही मर जाऊंगा। तो जब चंद्रशेखर आजाद जी शहीद हो जाते हैं, उसके बाद क्या है कि HSRA है, उस पे भगत सिंह जी थोड़ी होल्ड करते हैं, पर उसके बाद क्या HSRA की लगभग गतिविधियां बंद हो जाती है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HRA था, HRA के बाद भगत सिंह जी ने इसका नाम चेंज करके किया HSRA। तो ये जो HSRA है, इसके जितने भी क्रांतिकारी है, इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है जेपी सैंडर्स की हत्या के मामले में। भगत सिंह जी, राजगुरु, आपके ये सुखदेव, इन सबको क्या है कि अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में अमानवीय इनको यातनाएं दी जाती है। उसके बाद ये केस है लाहौर षड्यंत्र केस। इस केस में इनको 31 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और शहीद इन तीनों को फांसी दी जाती है, और ये देश के लिए मात्र 23 साल की उम्र में शहीद हो जाते हैं। मेरा ये पूरी स्टोरी बताने के पीछे थोड़ा सा उद्देश्य ये भी था कि आप भगत सिंह के बारे में थोड़ा जानो। इन्होंने एक जेल के अंदर जब ये कैदी के रूप में अपने जितने भी ये राजनीतिक विचारधाराएं हैं, वो सारी ये जो कैदी थे तब पत्रों के माध्यम से, और जो अपनी जीवनी है वो ये सारी लिखते रहते थे। इन पे क्रांति का बहुत प्रभाव था, क्रांति से बहुत प्रभावित थे। एक इनका फेमस उद्धरण है कि मैं भौतिकवादी भी हूं, मैं महत्वाकांक्षी भी हूं, मैं भी चाहता हूं कि मैं बहुत सारे सुख भोगूं, पर जरूरत पड़ने पे मैं इन सब को त्याग सकता हूं। ये इनके एक फेमस, बहुत ही फेमस लाइन है।
और एक इनकी बुक है फेमस, मैं नास्तिक क्यों हूं। आप पढ़िए, अगर भाई आस्था रखते हैं फिर भी थोड़ा सा क्या है, पढ़ने के उद्देश्य से इनकी जो रचनाएं हैं उनको आप पढ़िए। तो ये हमारा हो गया भगत सिंह से रिलेटेड कुछ डिस्कशन। अब हमारा अगला सवाल, वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था। वर्ष 1927 कमेटी का नाम है बटलर। जो बटलर समिति है इसका उद्देश्य क्या था, वो हमारा सवाल है। ये 4th नंबर इसका आंसर हो जाएगा, भारतीय राज्य तथा देशी राज्यों के मध्य संबंध सुधारना। क्योंकि अंग्रेज हमेशा से यही कोशिश में रहे कि जो राजा रजवाड़े हैं उनसे संधियां कर ली जाए। विलय की नीति वो लेके आ रहे हैं ताकि क्या भारत की बाकी जनता है उस पर शोषण किया जा सके। राजाओं को ये डराते थे, धमकाते थे कि हम आप पे, कोई मतलब पड़ोसी राज्य है वो आप पे युद्ध करेगा तो अंग्रेज सेना है वो आपकी रक्षा करेगी। तो इस तरह ये संधियां करते रहे। अब बीच में क्या हुआ कि जब आप देखते हो प्रजामंडल की स्थापना हो रही है और जो थोड़ा क्रांतिकारी जो गतिविधियां हो रही है, तो उसमें कुछ रजवाड़े, कुछ देशी रियासतें थी, उनके संबंध खराब हो गए थे इनसे। तो ये भारतीय राज्य तथा देशी राज्यों के मध्य संबंध सुधारने के लिए क्या है, बटलर कमेटी 1927 में लाई गई थी, गठित की गई थी। ठीक है, अगला सवाल ये है, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते अब आ गई है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो थोड़ा सा हिस्ट्री से बाहर निकलो और इकोनॉमिक्स की ओर ध्यान देते हैं। 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पीसी महालनोबिस। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये राष्ट्रीय आय समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। अगला सवाल, टीटी में क्या ज्यादातर ऐसे फैक्ट पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की आर्थिक संवृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है। देखिए हमारे सिलेबस में लिखा हुआ है संवृद्धि और विकास का आधारभूत ज्ञान, ये हमारे सिलेबस में एक लाइन है। और ये जो लाइन है इसमें, जैसे आपने अभी पीछे एलडीसी का पेपर हुआ, सिलेबस क्या है कि जब एक्सप्लेन नहीं किया जाता बोर्ड के द्वारा तो फिर हम ये सोचते हैं कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। जाहिर सी बात है, स्टूडेंट को यही लगता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। सिलेबस को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। तो एक लाइन लिखी हुई है संवृद्धि और विकास का आधारभूत ज्ञान। अब उस एक लाइन में आपके बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं, जैसे उसमें आपके एचडीआई है, मानव विकास सूचकांक है, प्रति व्यक्ति आय है, आपके मातृ मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, ये विकसित राष्ट्र क्या होते हैं। मतलब उसमें बेसिकली ये बताया जाता है कि ग्रोथ, एक होता है ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं संवृद्धि, और एक होता है आपके डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं विकास। ये हमारे सिलेबस में है। अब देखिए ग्रोथ और विकास क्या होता है, थोड़ा सा हम देखते हैं। इसमें पूछा है आर्थिक संवृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है। देखिए जब ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ का मीन्स हम मैथमेटिकली डेटा में बात कर रहे हैं, गणितीय डेटा की बात कर रहे हैं कि किसी देश में आर्थिक ग्रोथ किस रेट से हो रही है। अब आर्थिक ग्रोथ के लिए हम बेसिकली क्या देखते हैं, आज के वक्त पॉपुलर सबसे टर्म है जीडीपी, कि किसी देश की जीडीपी इतनी हो गई, हम जीडीपी में इन देशों से आगे हैं। तो हम आर्थिक संवृद्धि के लिए सबसे पहले क्या देखते हैं, जीडीपी। ये हम एक बेसिकली हम देखते हैं। पर मैंने क्या बताया, यहाँ जीडीपी यदि आंसर करोगे तो आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पूछा है आर्थिक संवृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है, इसका राइट आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय, पीसीआई, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के आधार पे हम ये तय करते हैं कि कोई देश कितना विकसित है, कितना विकासशील है। जैसे यूएसए की प्रति व्यक्ति आय भारत से क्या है, ज्यादा है, और भारत की प्रति व्यक्ति आय यूएसए से कम है। तो प्रति व्यक्ति आय सबसे बेस्ट इंडिकेटर माना जाता है आर्थिक समृद्धि को ज्ञात करने का। मैथमेटिकली जब डेटा में बात करते हैं तो उसको बोलते हैं आर्थिक समृद्धि। जब हम बात करते हैं जीवन की गुणवत्ता की, क्वालिटी ऑफ लाइफ की, तब हम विकास को लेते हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक है। सीधी सी बात है, पैसा कुछ नहीं होता पर पैसा सब कुछ होता है। मतलब बोलते हैं ना कि कोई व्यक्ति यदि ये बोलता है कि पैसा कुछ भी नहीं होता, ये बोलने के लिए उसके जेब में पैसा होना चाहिए। तो पैसा भी चाहिए और विकास भी चाहिए। और इसके उलट आप देख लो, जैसे कि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा है, एक पढ़ा लिखा किसान वो एक मतलब अनपढ़ किसान से ज्यादा पैदावार पैदा करेगा आज के वक्त,
क्योंकि कृषि क्या है, उन्नत हो चुकी है। यदि हम शिक्षा पे खर्च करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमें प्रोडक्शन, देश में प्रोडक्शन करने में सहायता देगी। तो विकास और समृद्धि दोनों एक दूसरे के पूरक है। इस चीज को आप ऐसे भी लीजिए, समृद्धि मीन्स यदि प्रति व्यक्ति आय लोगों की बढ़ेगी, सरकार मतलब सरकार वो अपनी अर्थव्यवस्था ग्रोथ करेगी, जीडीपी बढ़ेगी, तो सरकार के पास टैक्स कलेक्शन क्या है, ज्यादा आएगा। उस टैक्स कलेक्शन से सरकार विकास पे खर्च करेगी। तो दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक शब्द है। आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है, वो है प्रति व्यक्ति आय। और यदि आर्थिक विकास की विकास की बात करें कि डेवलपमेंट है, विकास, उसका सबसे अच्छा मापदंड क्या है, तो हम एचडीआई लेते हैं, हम मृत्यु दर लेते हैं कि भाई बच्चे हमारे जन्म के समय कितनी मृत्यु दर है, हम शिक्षा लेते हैं, हम स्वास्थ्य लेते हैं, हम जीवन की जो गुणवत्ता है वो सारे आयाम लेते हैं। अगला सवाल, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये घाटे की वित्त व्यवस्था क्या होती है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। जब हम राजकोषीय घाटे वगैरह निकालते हैं तो सरकार घाटे की वित्त व्यवस्था करने के लिए क्या करती है, आरबीआई को बोलती है आप थोड़े नोट छापो, हमें कुछ नोट यानी पैसे की जरूरत है। तो जब आरबीआई नए नोटों का निर्गमन करता है, छापता है, उसमें क्या है, घाटे की वित्त व्यवस्था का वहां एडजस्टमेंट किया जाता है। तो अब आप खुद देखिए, जब देश में नए नोट आएंगे, जब सरकार नए नोटों का वो करेगी, निर्गमन करेगी आरबीआई, तो जो आपके मुद्रास्फीति है वो बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति है वो बढ़ेगी। मुद्रा की सप्लाई जब बढ़ेगी तो क्या होगी, देश में क्या प्रभाव पड़ेगा, मुद्रास्फीति बढ़ेगी। ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, भारतीय खाद्य निगम एफसीआई, इसका मुख्यालय पूछा है। एफसीआई की स्थापना कब होती है, एफसीआई की स्थापना होती है आपके 1965 में, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। 1965 में एफसीआई की स्थापना होती है। उसके बाद अगला सवाल, अगला सवाल थोड़ा देखने में बड़ा लग रहा है पर बहुत हम इजी वे में इसको कर लेंगे इस सवाल को। यदि रिजर्व बैंक यानी आरबीआई बैंक दर को बढ़ाता है और सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचता है तो क्या प्रभाव होगा। खुले बाजार मतलब आरबीआई जाएगा पूरी पोटली लेके और बाजार होगा खुला। गांव का बाजार खुला होता है, शहरों का थोड़ा क्या होता है तंग, तो गांव के बाजार में बेचेगा तो उसका क्या प्रभाव होगा। नहीं, ये सवाल नहीं है, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए, बैंक दर बढ़ाता है, बैंक दर बढ़ाने का मतलब, बैंक दर क्या होती है, जब कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन वगैरह लेती है तो उसकी जो रेट होती है वो बैंक दर होती है, ठीक है। ज्यादा डीप में थोड़ा सा आपको लाइटली बता दूं, प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचता है, इसका मतलब इसको ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोलते हैं, ओएमओ। इसका मतलब क्या होता है, ये आरबीआई क्यों करता है कि खरीद रहा है और बेच रहा है। मैंने आपको पहले बताया था, मुद्रास्फीति जब ज्यादा हो जाती है, पैसे की सप्लाई, मुद्रा की सप्लाई जब देश में ज्यादा है, तो आरबीआई उसको कम करने के लिए क्या करता है, बैंकों को कि आप लोन मत देना, या लोन कम देना, या ब्याज की दरें बढ़ा के देना। बैंक दर बढ़ाएगा इधर कौन, आरबीआई। तो वैसे ही क्या है, कॉमर्शियल बैंक भी लोन पे ब्याज की दरें बढ़ा देंगे। आपको कोई लोन पहले 10% की ब्याज दर पे मिल रहा था, जैसे ही आरबीआई बढ़ाएगा तो क्या होगा, सीधा बैंक बढ़ाएगा, 12% कर दिया। तो सबसे पहला प्रभाव, बैंक दर बढ़ते ही क्या होगा, साख की लागत में वृद्धि होगी कि नहीं होगी। साख की लागत मीन्स लोन है उसकी लागत में वृद्धि होगी। एक तो ये ऑप्शन हो गया। हमसे पूछा है सही क्या होगा, क्या प्रभाव होगा, ठीक है, सही कूट चुनिए, ये पूछा है, तो ये बिल्कुल सही है, ये होगा। मुद्रा पूर्ति में वृद्धि होगी। देखिए, सरकारी प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचता है, आरबीआई जाता है और जो गवर्नमेंट बॉन्ड है उनको बेचता है, तो बेचने के बाद आरबीआई के पास पैसा आएगा या जाएगा। अगर आरबीआई खरीदता तब क्या है, जनता को पैसे देने पड़ते हैं, पर आरबीआई तो बेच रहा है, जनता के पास जो पैसा है वो आरबीआई अपने पास लेके आ रहा है, यानी मुद्रा पूर्ति को वो कम कर रहा है। तो मुद्रा पूर्ति में वृद्धि तो नहीं होगी, ये तो गलत है। उसके बाद देखिए, मुद्रा पूर्ति में कमी होगी, ठीक है, मुद्रा पूर्ति में कमी होगी, क्या कमी होगी, सीधी सी बात है। क्यों, क्योंकि आरबीआई जो एक्सेस जो मनी सप्लाई है उसको कम करने के लिए तो बेच रहा है, कि मैं जाऊंगा और बेचूंगा आरबीआई, और जनता के पास पैसा वो एब्जॉर्ब करूंगा, मैं अपने पास लेके आऊंगा। तो ये मुद्रा पूर्ति में कमी होगी, ये भी सही है। फिर है साख की लागत में कमी होगी।
बैंक दर बढ़ाने से साख की लागत में कमी नहीं वृद्धि होगी, लोन महंगे हो जाएंगे। तो सेकंड और थर्ड क्या है इसमें राइट आंसर है हमारे ऑप्शन में, फर्स्ट ही है ए, 2 और 3 सही है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आज के हमारे सवाल थे, आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।